नमस्कार दोस्तों। आज 17 दिसंबर 2024 है और मैंने कहा था कि 17 दिसंबर 2024 राजस्थान के लिए बहुत खास होने वाला है। दो मामलों को लेकर बहुत खास होना था। अब उन दोनों ही मामलों में क्या हुआ, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। दरअसल पहला मामला यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे थे। वे जयपुर आए और इसलिए आए कि राजस्थान में भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ आज मनाई गई है और कहा गया था कि 1 लाख करोड़ की योजनाओं की घोषणा की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण ईआरसीपी को लेकर तमाम नजरें लगी हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले ही ईआरसीपी का नाम बदलकर पीकेसी ईआरसीपी कर दिया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने की बात थी ईआरसीपी की, वह नहीं होकर अब पीकेसी यानी कि परवन काली सिंध चंबल परियोजना के साथ में उसे जोड़ दिया गया है। और इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव भी मौजूद थे, क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच में पानी का समझौता है। ऐसे में दोनों प्रदेशों के बीच में एमओयू को लेकर चर्चा थी। तो एमओयू तो इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि एमओयू की बात पहले राजस्थान सरकार कह चुकी है। अब दोबारा एक ही काम के लिए एमओयू नहीं हो सकता। ऐसे में एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एमओयू का दूसरा पक्ष, यानी कि दोनों पक्षों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है पानी को लेकर। अब इसमें क्या होगा, कहा जा रहा है कि किस जिलों की प्यास बुझेगी, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, यह सब भविष्य की बातें हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया गया है कि जो योजना वसुंधरा राजे लेकर आई, जिसे अशोक गहलोत ने आगे बढ़ाया, उस योजना में 80% जो काम हम कर चुके थे। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। अब उसका नाम बदलकर सिर्फ झूठी वाहवाही की बात की जा रही है। यह तो 17 दिसंबर का पहला मामला था जो पूर्वी राजस्थान को लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पीने के पानी और सिंचाई को लेकर लगातार मांग उठ रही थी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए, लेकिन वह अभी तक राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित हुई है और अब उसका नाम भी बदलकर परवन काली सिंध चंबल के साथ जोड़ दिया गया है। अब दूसरा मामला जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह भी पूर्वी राजस्थान से जुड़ा है और वह जुड़ा है देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से, वह जुड़ा है समरावता से, वह जुड़ा है नरेश मीणा से। आज ही यानी कि 17 दिसंबर को जिला न्यायालय में नरेश मीणा की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन केस डायरी नहीं आने की वजह से सुनवाई नहीं हुई और अब 23 तारीख यानी कि 23 दिसंबर को अगली तारीख निश्चित की गई है। यानी कि जो उम्मीद नरेश मीणा के समर्थकों को थी कि आज सुनवाई होने के साथ ही नरेश मीणा को जमानत मिल जाएगी, वह नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच अब आंदोलन के आगाज की घोषणा हो चुकी है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे। और आंदोलन के आगाज की जो घोषणा हुई है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ एक मीणा समाज नहीं, बल्कि गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज, धाकड़ समाज सहित अन्य समाज भी अब नरेश मीणा की रिहाई को लेकर आंदोलन में कूदने को तैयार हो रहे हैं। और इसके लिए आगाज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को जयपुर में एक बड़ी रैली करके जेल भरो आंदोलन की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल के साथ में मीणा समाज और अन्य समाजों की एक बैठक जयपुर में हुई, वह सोमवार को, और उस बैठक के दौरान ही यह घोषणा कर दी गई। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि यदि समरावता गांव में महिलाओं के पीठ पर, पेट पर, पैरों पर जो लाठियों के निशान हैं, अगर उन्हें देखकर, पुलिस की ओर से की गई आगजनी को देखकर, प्रशासन की ओर से किए गए अत्याचार को देखकर भी कोई
अगर आंखें मूंद कर बैठा है तो फिर जलियांवाला बाग और मानगढ़ की घटना का जो जिक्र करते हैं उन्हें उन घटनाओं का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जलियांवाला बाग और समरावता में फर्क सिर्फ इतना है, यह प्रहलाद गुंजल का कहना है कि जलियांवाला बाग में विदेशी पुलिस थी और समरावता में भजनलाल सरकार की पुलिस थी जिसने गांव वालों पर अत्याचार किया था। मैं निकल लूंगा आपके साथ, पर जब कार्यक्रम तय कर दिया, लोगों के मन तक समरावता का तर्क पहुंचना चाहिए, लोगों के विचार तक, लोगों के चिंतन तक समरावता के जुल्म की कहानी पहुंचनी चाहिए। इस रूप में क्या अंतर है अंग्रेजों की जलियांवाला बाग और मानपुर की गोली और समरावता की लाठी और गोली में? वहां भी न्याय की मांग थी, यहां भी न्याय की मांग थी। क्या जस्टिफाई कर देंगे? डेमोक्रेसी है, हमारी सरकार है, बहन बेटियों की दुर्दशा कर दी, बेइज्जती की, हाथ पैर तोड़ दिए, पशुधन जला दिया, संपदा जला दी, मकान जला दिए। डेमोक्रेसी हमारी सरकार है। ये कहकर अगर अपराध पर पर्दा डालने का राजनीतिक नफा नुकसान की गणित के आधार पर यह प्रयास किया तो राजस्थान में पुलिस अत्याचार बढ़ेंगे। और इसीलिए अगर ये सच है, लोग मानते हैं कि दमन है, मैं तो आंखों से देख के आया, ये ठीक जलियांवाला बाग और मानगढ़ की तरह पुलिस का अत्याचार है, न्याय और इंसाफ की मांग करने वाला। तो जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। यानी कि सीधे सीधे आंदोलन की घोषणा सर्व समाज की मीटिंग में हो गई है और 29 दिसंबर को जयपुर में बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इससे पहले 23 दिसंबर को नरेश मीणा की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। होगी नहीं होगी, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, यह न्यायालय पर डिपेंड करता है, बहस पर डिपेंड करता है। यह 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन अब यह आंदोलन जो है समरावता से निकलकर धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान में फैलता जा रहा है और 2 दिन से कई तहसीलों में एक बार फिर ज्ञापन दिए जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और नरेश मीणा की रिहाई की मांग तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस के विधायक हैं अशोक चांदना। बूंदी में एक दिन पहले आंदोलन हुआ था, किसानों की जो वीसीआर बिजली विभाग भर रहा है, वितरण कंपनियां भर रही हैं, उसे लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का आगाज किया और उस आंदोलन के आगाज में अशोक चांदना ने भी समरावता का जिक्र किया और जिक्र करने के साथ तमाम घटनाक्रम बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और मैं इस मामले को लेकर अब विधानसभा का जब सत्र होगा उस बात को उठाऊंगा और सरकार से पूछूंगा कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस ने जिस तरह का अत्याचार किया उसकी जांच न्यायिक क्यों नहीं हुई और क्यों एक पक्षीय कार्रवाई हुई। इस मामले में अशोक चांदना ने यह भी कहा कि हो सकता है नरेश मीणा से कोई गलती हुई हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि एक पक्षीय कार्रवाई करके और एक पक्ष पर अत्याचार किया जाए, यह अशोक चांदना ने कहा है। कर लो पणजी पक्ष ने पूरी आधी रात मजार गांव चढ़ायो, माता बहने ठोकी, बच्चा ठोकिया, वो अपराधी क्यों न जेल के अंदर से? यो मई मन से सवाल पूछना चाहूँ छू और विधानसभा में भी पूछूंगा, कहूँ की न्यायिक जांच क्यों नहीं हाल तक? क्योंकि ये जो भी लोग यहाँ के खिलाफ बोलेगा, पार्लियामेंट चुनाव में कोटा बूंदी में तो गुजरान कम वोट दिया और अटी टोल सोए माधोपुर 280 मेरे समाज ने वोट दे यहाँ का जिसू ये सबकी लड़ाई खाड़ लिया। मैं सही कह रहा हूं, ये नरेश मीणा वाला प्रकरण भी उसकी टीस में गुस्से में उसके साथ
उसको इतना बड़ा अपराधी बना दिया। वो इतना बड़ा अपराधी नहीं है, वो एक संघर्षशील लड़का है, उसको अपराधी बना दिया इन लोगों ने। केवललाल जी को भी घर बिठा दिया। अब पृष्ठभूमि तो पूरी तरह से तैयार है आंदोलन की, और जिस तरह से अब इस पूरे प्रकरण में एक बहुत खास बात यह है कि नरेश मीणा आखिरकार है क्या। एक युवा लड़का है, राजनीति कर रहा है, बहुत पैसे वाला नहीं है, कभी पार्टी में किसी में भी बड़े पद पे नहीं रहा है, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि उसके पीछे इस तरह से जनता, और सिर्फ एक समाज की जनता नहीं बल्कि कई समाजों के लोग लगातार नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, और पूरे राजस्थान में धीरे धीरे इसका असर देखने को मिल रहा है। अब इसका असर आगे जाकर राजनीति में क्या पड़ेगा, यह भले ही आज के राजनेता नहीं समझ रहे हो, लेकिन जितने दिन नरेश मीणा जेल में है, जितने दिन नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती है, जब तक यह मांग उठती रहेगी, यह तय है। और मांग उठती रहेगी तो नरेश मीणा के प्रति समाज में सहानुभूति और बढ़ती रहेगी, यह भी तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नरेश मीणा की रिहाई नहीं हो रही है, इसके बावजूद लोग आंदोलन से दूर होने के बजाय लगातार संख्या आंदोलन में आने वालों की बढ़ती जा रही है, समाजों की बढ़ती जा रही है। अब तक जो लोग नहीं बोल रहे थे वे भी खुलकर बोलने लगे हैं कि आखिरकार एक इतनी सी गलती को लेकर सरकार टकराव के रास्ते पर क्यों जा रही है, और अपने प्रशासन की ओर से जो फीड किया गया है सरकार को, सरकार उन गलत बातों को लेकर आखिरकार क्यों आगे बढ़ रही है। अब इस पूरे आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी कोटा संसदीय चुनाव में असर दिखा चुकी है, और अब अगर इस जोड़ी में अशोक चांदना भी शामिल होते हैं और नेता भी शामिल हो जाते हैं, तो पूर्वी राजस्थान की राजनीति में 2028 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। और यह तय मान के चलिए, आज भले ही मेरी बात बहुत सारे लोगों को अलग लगे, अटपटी लगे, लेकिन जहां दौसा क्षेत्र में गुर्जर और मीणा के बीच में दौसा उपचुनाव को लेकर खटास बढ़ी है, वही नरेश मीणा के नाम पर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान जो है, जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, यहां तक कि अजमेर तक गुर्जर और मीणा के बीच में सामंजस्य ज्यादा बड़ा है। और बहुत सारे नेता ये सोचते थे कि वे बहुत बड़े नेता हैं, पदों पर आने के बाद वे बड़े नेता थे। उन तमाम नेताओं को पीछे छोड़कर नरेश मीणा का नाम बहुत बड़ा नाम बनता जा रहा है। और 29 दिसंबर को जो आंदोलन का आगाज हो रहा है, हो सकता है 23 दिसंबर को अगर नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई के बाद उनको जमानत हो जाती तो उस आंदोलन का रूप बदल जाए, और अगर जमानत नहीं होती है और वह आंदोलन होता है तो फिर यह तय मानिए कि वह आंदोलन एक अलग तरह का आंदोलन होगा। और फिर उससे सरकार कैसे निपटेगी यह सरकार देखेगी, प्रशासन कैसे निपटेगा यह प्रशासन देखेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कम 7 से 8 जिलों में यह आंदोलन राजनीतिक रूप से बहुत सारे स्थापित नेताओं के लिए खतरनाक और घातक साबित होगा, और उनकी जमीन इस आंदोलन के जरिए हिलेगी, यह तय मान के चलिए। फिलहाल तो नरेश मीणा के समर्थकों को 17 दिसंबर के घटनाक्रम, जिसमें कि उन्हें लगता था कि जमानत हो जाएगी, नहीं होने से निराशा है। लेकिन निराशा के बावजूद हौसले, आप किसी भी नरेश मीणा समर्थक से बात कर लीजिए, अभी पस्त होते नहीं दिख रहे। और बार बार जिक्र करता हूं समरावता गांव की, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी,
उस गांव के लोगों के हौसले आज तक बुलंद हैं और वे खुलकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, इसगा से दर्ज करा रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि नरेश मीणा को लेकर जो दबाव की राजनीति प्रशासन बनाना चाहता था वह सफल होती नहीं दिख रही है। और नरेश मीणा जितने दिन जेल में है उतने दिन ज्यादा लोगों की चर्चा में आ रहा है और यही चर्चा आगे चलकर राजनीतिक रूप से इन पूर्वी राजस्थान के जिलों में बहुत बड़ा असर दिखाएगी, यह बिल्कुल तय मानकर चलिए। ऐसे में अब पहला इंतजार तो 23 दिसंबर का है, जब जिला और सेशन न्यायालय में नरेश मीणा की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है। और उसके बाद में 29 दिसंबर को जिस आंदोलन के आगाज की तैयारी है वह देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह आंदोलन इन पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बड़ा असर छोड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।